हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे जावा लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो जो बच्चे कंटिन्यू मेरे साथ इस प्लेलिस्ट में बने हुए हैं उनको पता होगा कि हम बहुत टाइम बाद ये वाला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बट द थिंग इज़, हमने अभी तक जो 7 लेक्चर्स पढ़े थे उनकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी थी। न्यूमेरिकल्स की MCQs जो भी हमने करे, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हमने देखे, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टॉपिक हमें समझ आ जाता है, लेकिन हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हमें थोड़े MCQs भी लेने होते हैं और हम ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स भी देखते हैं, जिससे क्या हो वो जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो पक्का हो जाए। अदरवाइज क्या है, अगर आप रेगुलरली सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, जावा बहुत वास्ट लैंग्वेज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ही चीज़ को आप बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, तो वो सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने कुछ टाइम कंटिन्यूसली आपके लिए MCQ सीरीज़ ली थी और कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाले लेक्चर्स भी कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप हमारी जो जावा की MCQ प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और वहाँ पे जाके अपने MCQs आप कर सकते हैं। आप खुद से पहले वीडियो को पॉज करके टेस्ट करके देखिए कि आपको खुद को कितना MCQs के जो आंसर्स हैं वो आप सही प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। और नहीं कर पा रहे तो मैंने वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। कोई भी क्वेश्चन अगर हमने लिया है, कोई भी अगर हम MCQ है या कोई प्रोग्राम का आउटपुट वहाँ पे अगर हम चेक करें, तो मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि कोई आउटपुट कैसे आया है, तो वहाँ पे क्यों आया है, ठीक है। इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, आई नो, हमारा लेक्चर 8 स्टार्ट करने में, बट अब हम कंटिन्यूसली पहले इस लेक्चर 8 को पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर हम इसके MCQs पोर्शंस पे जाएंगे। देखिए, हमारा लेक्चर 8 जो है वो है एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। हमने इससे पहले जो 6 टॉपिक था उसके अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हमने पढ़ा था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं, अब हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं, उनके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे, क्या फीचर्स, क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करवाते हैं हमें प्रोग्रामिंग के अंदर, वो हम आज समझेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो मेन वीडियो है, आज का जो वीडियो है वो हमारा मेनली किस पे कॉन्सेंट्रेट होने वाला है कि ऊप्स के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम चारों प्रिंसिपल समझेंगे, हमारा एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लेंगे एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस वाले टॉपिक को 8th के अंदर, और जो लेक्चर 9 होगा उसके अंदर हम इसके बाकी 2 प्रिंसिपल्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं कि इन चारों प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, इन्हें ऊप्स प्रिंसिपल ही क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ वीडियोस में बने हुए हैं वो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए और भी आपके फ्रेंड्स के साथ जिनको ये हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो जो ऊप्स के प्रिंसिपल हैं, अगर जनरली आप बात करें तो टॉप 10 जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है ड्राई, मींस डोंट रिपीट योरसेल्फ, यानी कि अगर आपका कहीं पर डुप्लीकेशन आ रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए, कोड को रीयूज करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट तो हो जाता है आपका ड्राई। सेकंड है एनकैप्सुलेट व्हाट चेंजेस, मीन जो भी इम्प्लीमेंटेशन आपने किया है, ठीक है, उसको हाइड करके रखिए, अदरवाइज क्या हो सकता है, उस पर आपका जो सिक्योरिटी इशू आ सकता है या उस इम्प्लीमेंटेशन को मिसयूज किया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले उस इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को तो हाइड करके रखेंगे। ये किस में हेल्प करती है? आपको मेंटेनेंस में भी हेल्प करती है। जितना ज़्यादा आपका कोड जो है सिक्योर्ड होगा, ठीक है ना, उस इम्प्लीमेंटेशन उसका जितना हिडन होगा, तो उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन होगा तो उसका जो स्कोप होगा वो लिमिटेड होगा, तो उसको आप इजीली अपडेट कर पाएंगे। थर्ड प्रिंसिपल होता है इसका ओपन क्लोज डिजाइन प्रिंसिपल, मींस इट इज ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। फोर्थ जो प्रिंसिपल है वो है SRP। SRP मींस सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है? वन क्लास शुड डू वन थिंग एंड डू इट वेल। इसका क्या मतलब हुआ? हमने क्या करते हैं, हम क्लास जो होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हम फोकस हमारा किस पे होता है? डेटा पे होता है। तो अगर हम कोई भी क्लास बना रहे हैं तो क्लास जो है एक ही टाइप का वर्क करना चाहिए। इसका मतलब आप कैसे समझ सकते हैं? ऐसा नहीं कि आपने एक क्लास बना दी, ठीक है, वो एज अ बैंक का भी काम कर रही है और वो कस्टमर का भी काम कर रही है, ठीक है ना, यानी जो कस्टमर वर्क करना चाह रहा है वो भी सारे इसके अंदर एक ही क्लास में, और बैंक जो काम करना चाह रहा है वो भी एक ही क्लास में। तो इससे क्या हो गया कि ये थोड़ा सा डाइवर्स्ड हो गया इसका वर्क, ठीक है। तो हम क्लासेस जब बनाते हैं तो हमारा फोकस क्या रहता है कि एक जो क्लास है, ठीक है, वो एक ही टाइप का काम करनी चाहिए और वो परफेक्टली काम करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। डोंट आस्क
लेट फ्रेमवर्क गिव टू यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6th प्रिंसिपल क्या है, फेवर कॉम्पोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कहीं पे अगर आपको दिख रहा है कि कोड रिडंडेंट हो रहा है, यानी कि सेम ही कोड आप बार बार लिख रहे हो, तो उस चीज को अवॉइड करके हमको क्या करना चाहिए, कोड को रीयूज करना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो, हमारी जो इनफ्लेक्सिबिलिटी की कॉस्ट है वो इंक्रीज ना हो। 7th प्रिंसिपल हमारा क्या है, LSP। LSP क्या है, लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। सब टाइप मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर सुपर टाइप। ये आपको तब समझ आएगा जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तब आपको ये प्रिंसिपल ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। नेक्स्ट क्या है, ISP, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। देखो क्या कह रहा है, अवॉइड मोनोलिथिक इंटरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जब हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा था, सैट पढ़ा था, तब भी हमने देखा था कि मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर की जगह हम कौन सी अप्रोच फॉलो करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, मॉड्यूलर अप्रोच। वही सेम चीज है कि एक बिग कंपोनेंट पे डायरेक्टली सब लोग काम ना करके क्या कर सकते हैं, इस बिग प्रॉब्लम को आप सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर उन सब प्रॉब्लम्स पे वर्क करके आप इसे इंटीग्रेट करके एक मेजर कंपोनेंट बना सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका डिजाइन जो है वो काफी बेटर होता है और आपका आउटपुट भी काफी बेटर आता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रामिंग फॉर इंटरफेस मींस हेल्प्स इन मेंटेनेंस एंड इंप्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। और लास्ट है आपका डेलीगेशन प्रिंसिपल। डेलीगेशन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आप इस तरीके का कोड ना बनाएं जिस कोड के अंदर सिर्फ आपको ही सारा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपका पेन बढ़ेगा, पेन इंक्रीज होगा और आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो आपकी क्वालिटी है, ठीक है ना, प्रोग्राम्स की, वो उतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। रादर देन डूइंग दिस थिंग, हम क्या करेंगे, हम डेलीगेट करेंगे हमारे वर्क को। जैसे यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास के अंदर उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स और मेथड्स बना के हम क्या कर देते हैं, चीजों को डेलीगेट कर देते हैं मेथड्स के थ्रू, ताकि किसी भी कस्टमर को या किसी भी यूजर को अगर कोई फंक्शन यूज करना है तो डायरेक्टली बस उसी पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल के फंक्शंस को कॉल करे और उन्हें यूज करे, ठीक है, रादर देन सारी वैल्यूज को यूज करने की बजाय, ओके। तो ये तो बेसिकली टॉप 10 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन जो 4 मेजर पिलर्स हैं आपके ऊप्स के, है ना, 4 मेजर प्रिंसिपल, 4 मेजर पिलर्स कौन कौन से हैं आपके, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये चारों बहुत मेन मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऊप के प्रिंसिपल्स होते हैं। इनको 4 पिलर्स भी कहा जाता है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। आज हम, हमारा जो वीडियो है और हमारा जो टॉपिक है वो इसी पे मेन फोकस होने वाला है कि हम सबसे पहले इन प्रिंसिपल्स का जो ओवरव्यू है उसको समझेंगे और उसके बाद फिर 1 बाय 1 प्रिंसिपल को लेकर डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द इम्प्लीमेंटेशन। तो आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल होने वाला है, बट नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट भी करेंगे, क्योंकि हमें हर एक प्रिंसिपल को डिटेल में समझना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है, एनकैप्सुलेशन। तो देखो, अगर एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन हम देखें तो क्या है, एनकैप्सुलेशन इज द मैकेनिज्म of hiding of data implementation by restricting access to public method, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो क्लास के अंदर आपने वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है, उनको आप क्या करते हो, उनका एक्सेस जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका जो डेटा का इम्प्लीमेंटेशन है उसको आप हिडन रखते हो और आप सिंपली क्या करते हो, उसका एक्सेस किसके थ्रू करवाते हो, पब्लिक मेथड से। हमें पता है हमारी क्लास के अंदर क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं और इंस्टेंस मेथड्स भी होते हैं, ठीक है ना। अभी हमने पब्लिक तो यूज करा था जब हम हमारी क्लासेस पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हमने प्राइवेट नहीं देखा है। इसी तरीके से इसके और एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, डिफॉल्ट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, वो भी हम आगे जाके इन लेक्चर्स में समझेंगे। बेसिकली एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, आप डेटा को बाइंड कर देते हो, ठीक है ना, और डेटा की इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हो और यूजर को एक लिमिटेड एक्सेस देते हो, और उस लिमिटेड एक्सेस से यूजर क्या करता है, उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर पाता है। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल्स को तो आप प्राइवेट रखते हो और इनके एक्सेसर मेथड जो होते हैं जिनके थ्रू इस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सके, उनको आप पब्लिक रखते हो, ठीक है ना। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय नाम से, ठीक है। इसमें मैंने एक स्ट्रिंग, एक नेम वेरिएबल लिया है और एक डीओबी लिया है। नेम किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और डीओबी जो है डेट टाइप का वेरिएबल है। इन दोनों इंस्टेंस वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है। इसका मतलब ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये आपके क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, इन्हें हमने क्या कर दिया है, प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट मींस इनको आप जो है डायरेक्टली एक्सेस सिर्फ किसके अंदर कर सकते हैं, क्लास के अंदर ही कर सकते हैं, इनको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब इनका क्या यूज हुआ, अगर किसी यूजर को अपना नाम डालना है, यानी कि किसी एम्प्लॉय को अपनी नेम और डेट ऑफ बर्थ डालनी, तो वो कैसे डालेगा, तो वो डायरेक्टली इस पे
वर्क ना करके, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्टली नेम को चेंज नहीं कर पाएगा, उसके लिए एम्प्लॉय को क्या करना होगा, उसके मेथड को कॉल कराना होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या मेथड कॉल कराया है, सेट नेम मेथड लिया है, जिसमें क्या हो रहा है, एम्प्लॉय अपना नेम डाल रहा है और वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के नेम में कॉपी हो रहा है। दिस आई होप सबको क्लियर होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉय को अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो भी वो क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा सेट डीओबी, और फिर यहाँ से अपनी डीओबी पास करेगा, डेट ऑफ बर्थ पास करेगा पैरामीटर के अंदर, और यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर उसको वैल्यूज रिटर्न करवानी है, यानी कि किसी कस्टमर या किसी यूजर को देखना है कि एम्प्लॉय का नाम और डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो कौन से फंक्शंस यूज कर सकता है, गेट नेम एंड गेट डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, जब हम फंक्शंस को कॉल कर कर ही नेम और डेट ऑफ बर्थ चेंज कर पा रहे हैं, तो फिर प्राइवेट कराने की क्या जरूरत है इनको, है ना। क्योंकि जब आप क्या करो, ठीक है, आपने वेरिएबल्स को तो प्राइवेट कर दिया, बट मेथड के थ्रू तो आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे पास कर पा रहे हो। अब देखिए कंडीशन क्या हो सकती है, सपोज यहाँ पे जो नेम है, ठीक है ना, यहाँ पे नेम जो है उस पे कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाएं कि यहाँ पे आप नंबर्स नहीं दे सकते, ठीक है, नंबर नहीं दे सकते, यानी किसी का नाम ये तो नहीं हो सकता 1 2 3, बट ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, एम्प्लॉय अपना नेम क्या सेट कर सकता है 1 2 3, है ना। तो ये तो इनवैलिड नेम हो गया, ठीक है, यानी कि आप कंस्ट्रेंट लगा रहे हो कि जो नेम है शुड बी अल्फाबेट्स, ठीक है, नेम शुड कंटेन दी अल्फाबेट्स। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इन मेथड्स के अंदर कंडीशन लगा सकते हो कि इफ योर स्ट्रिंग कंटेन्स सम इंटीजर्स देन योर नंबर इज इनवैलिड, ठीक है, अदरवाइज यू विल सेट द नेम, ठीक है। तो लेकिन अगर हम डायरेक्टली एक्सेस दे देते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स का एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय क्या कर सकता था, एम्प्लॉय अपना नाम क्या सेट कर सकता था 1 2 3। तो हमने डायरेक्टली उसको एक्सेस ना देके उसके एक्सेस को कैसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो अगर उसको अपना नेम सेट करना है तो कैसे सेट करेगा, बाय कॉलिंग दिस मेथड सेट नेम। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो वो नेम डाल रहा है क्या वो वैलिड है या नहीं, कहीं उसने कोई सपोज यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स तो नहीं डाल दिए, ये भी कोई एक नेम नहीं होता वैलिड, ठीक है। तो ये कंडीशन सारी आप कहाँ चेक कर सकते हो, इस मेथड के अंदर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने एक एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, प्लस आपने क्या करा, अपने प्रोग्राम को भी एक प्रॉपर प्रोफेशनल मैनर में बना लिया कि अगर एम्प्लॉय कोई नेम डालेगा तो उसके अंदर सिर्फ क्या होने चाहिए, अल्फाबेट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर डायरेक्टली एक्सेस देते तो यहाँ पे ये चीज गड़बड़ हो जाती। इसी तरीके से सपोज डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ का भी एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में होती है। ऐसा नहीं है ना कि अगर हमने यहाँ पे इसको अगर डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ का सेट दे दिया, ठीक है, अभी तो चलो डेट फॉर्मेट में, अगर ये इंटीजर में होती है और मैं यहाँ पे सपोज एक और वेरिएबल ले लेती प्राइवेट टाइप का, जिसमें हम ले लेते एज, यानी एम्प्लॉय को अपनी एज डालनी है, तो अगर हम डायरेक्ट इसका एक्सेस दे देते तो यहाँ पे एम्प्लॉय तो एज अपनी -5 भी डाल सकता था, -100 भी डाल सकता था, -1000 भी डाल सकता था, 10,000 भी डाल सकता था, बट देखिए ये सब जो है वैलिड एज नहीं है। तो डायरेक्ट एक्सेस देने की जगह हमने क्या करा, एज नाम से भी एक मेथड बना दिया जो कि एज को सेट करेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि एज की जो वैल्यू है एक तो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, और सपोज हम एज मान रहे हैं कि हमारी 50 से कम होनी चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी एज जो है 50 से कम है। तो यहाँ पे अगर आप ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो एम्प्लॉय जब भी इस तरीके की इनवैलिड एज डालेगा तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी कि आपको एक वैलिड एज डालनी है, ठीक है। तो यही काम है एनकैप्सुलेशन का कि आप एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करके वहां पे क्या करते हो, इंस्टेंस वेरिएबल्स को प्राइवेट बना देते हो, और मेथड जो होता है पब्लिक मेथड होते हैं उनके उन मेथड्स के थ्रू आप उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट का मतलब हम और अच्छे डिटेल में समझेंगे आगे जाके, जब हम इसके एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे तब हम इसका इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि जो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस नहीं हो सकते क्लास के बाहर, उनको आप क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल था वो था हमारा एब्स्ट्रैक्शन। तो देखो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्शन को आप समझिए इस एग्जांपल से। सपोज ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार है, ठीक है ना, इस कार को एक कोई यूजर खरीदना चाहता है, तो वो उसको कार को देखता है, ठीक है ना, व्हाट ही थिंक्स कि ठीक है मैं कार में है ना की इंसर्ट करूंगा और मैं बस इस कार को स्टार्ट करके आई विल स्टार्ट दैट कार एंड कार इज मूविंग स्मूथली, ठीक है ना, उसका बस इतना ही काम है, उसको नहीं पता कि अंदर जब आप की को आजकल जैसे ऑटोमेटिक भी आ गई तो बटन आप प्रेस करते हैं तो कार के अंदर इंजन कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे मोटर वर्क कर रही है, ठीक है ना। आपको सिर्फ कितना पता है कि आपने
यहाँ पे बटन प्रेस करा है जिसपे स्टार्ट लिखा हुआ है और उससे मेरी कार स्टार्ट हो जाएगी। या फिर एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे घरों के अंदर फैंस होते हैं, ठीक है ना। व्हाट यू विल डू, जब आपको किस फैन को ऑन करना है तो हमारे पास एक स्विच होता है और उस स्विच के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑन ऑफ कर देते हैं, या तो ऑन कर देते हैं अगर स्विच आपको फैन ऑन करना है, और अगर फैन ऑफ करना है तो ऑफ कर देते हैं। लेकिन उसके पीछे की जो इंटरनल डिटेल्स है कि कैसे करंट पास हो रहा है, ठीक है ना, कैसे फैन की मोटर वर्क कर रही है, ठीक है ना, वो सब आपको नहीं उस टाइम पे सोचने की जरूरत होती है। मतलब कि अगर कोई एक 5 साल का बच्चा भी है, उसको भी पता है कि कैसे पंखा चालू होगा, ठीक है, वो सिंपली स्विच से उस फैन को ऑन करेगा तो फैन ऑन हो जाएगा, ऑफ करेगा तो ऑफ हो जाएगा। मीन्स ही डजंट नो कि अंदर का जो इम्प्लीमेंटेशन है कि जब आप उस स्विच को प्रेस करते हैं तो अंदर क्या वर्किंग होती है जिससे कि आपका फैन ऑन हो जाता है, फैन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यही काम आपका एब्स्ट्रैक्शन का होता है कि आप क्या करते हो, यूजर को सिर्फ एसेंशियल जो फीचर्स हैं वो दिखाते हैं, यानी कि उसका जो वर्किंग है, जो आपको एक्चुअल में काम चाहिए, यानी कि सिर्फ आप उसका एसेंशियल फीचर उसको दिखाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन जितनी भी होती है वो सारी हाइड करते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे स्कूटी होती है ना, स्कूटी को आपको स्टार्ट करना है तो आप क्या करते हो, सिंपली चाबी उसके अंदर डालते हो और उसे स्टार्ट कर लेते हो, लेकिन अंदर वो कैसे उसका मोटर चालू हुई, कैसे वो वर्क करना स्टार्ट हुई, वो सारी इंप्लीमेंटेशन जो होती है वो यूजर से हाइड होती है। और वो यूजर को बेसिकली आप देखा जाए तो पता होना भी जरूरी नहीं है। उसका काम क्या है कि जो भी वो स्कूटी ले रहा है, कार ले रहा है या फैन ऑन कर रहा है, उसका मेन पर्पस क्या है कि वो वर्क करने चाहिए, ठीक है ना। अब कार को सिर्फ क्या है, कार का उसका मेन पर्पस है कार को लेने का कि जो कार ले रहा है वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए और कार स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कार अंदर स्टार्ट कैसे हुई, ठीक है, कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन है अंदर की, वो सब हिडन होती है यूजर से। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे ये कार है तो ये कार का ये तो यूजर है और ये कार को बनाने वाला ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, ठीक है। तो अगर आप यूजर के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूजर तो क्या करता है, सिर्फ कार में बैठता है, कार को स्टार्ट कर देता है। जबकि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर की पर्सपेक्टिव से देखें, जो इस कार को बना रहा है, यानी कि जो इस कार की वर्किंग को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो क्या देखेगा, कितना फोर्स लग रहा है, क्या इंजन कैसे वर्क कर रहा है, क्या कनेक्टिविटीज है, ठीक है ना, कितना इसका आरपीएम हम सेट कर सकते हैं, गियर्स कितने होंगे, कैसे गियर्स वर्क करेंगे। तो वो सारा काम, जितने भी इम्प्लीमेंटेशन का काम है, वो कौन देख रहा है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर देख रहा है। कार का यूजर जो है उसका क्या काम है, सिर्फ कार को परचेस करना है और कार को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि आप क्या करते हो, जो भी यूजर होते हैं उनसे एसेंशियल फीचर्स उनको शो करते हो, लेकिन जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस है उनको हाइड करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और क्या बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन इज दैट फीचर इन ऊप कॉन्सेप्ट वेयर इन यूजर इज केप्ट अनअवेयर ऑफ द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जैसे एटीएम मशीन को भी आप एग्जांपल ले सकते हो। एटीएम मशीन में हम हमारा एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं, जो भी हमारा पिन है वो डालते हैं और हमको जो भी रिक्वायर्ड मनी होती है वो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन पीछे वो वर्क कैसे हो रहा है, इंटरनल वर्किंग उसकी क्या है, वो सब हमसे क्या रहती है, हिडन रहती है। इसी तरीके से कॉफी मशीन की अगर हम बात करें तो कॉफी मशीन में क्या होता है, हमें बस कुछ बटन्स दिए होते हैं, आपको जो भी कॉफी, जिस भी टाइप की कॉफी चाहिए उसके सारे बटन्स होते हैं यहाँ पे। हम सिंपली आप बटन प्रेस करते हो और उस पर्टिकुलर फ्लेवर की कॉफी आपको यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन वो किस तरीके से, उसने कितना क्या जो भी चीज है, चाहे वो दूध ले रहा हो, उसमें चीनी डाल रहा हो, कॉफी डाल रहा हो, किस तरीके से उसको बना रहा है, वो सारी जो इंटरनल वर्किंग है वो सब क्या होती है, मशीन की हिडन होती है, हमें नहीं पता होता। तो ये जो इंटरनल वर्किंग को आप हाइड करके सिर्फ एसेंशियल फीचर्स दिखा रहे हो, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्शन। और ये एब्स्ट्रैक्शन आपकी किसका फीचर है, ऊप्स का फीचर है। यानी कि बेसिक डिटेल्स, यानी कि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस को हाइड करके सिर्फ एसेंशियल फीचर्स हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं यूजर को। ओके, तो ये आपका था एब्स्ट्रैक्शन। अब आप देखिए, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन अगर आप दोनों चीजें देखें तो दोनों थोड़ा सा सिमिलर लगती है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, एनकैप्सुलेशन में तो आप क्या कर रहे थे, जो डेटा है उसी को ही हाइड कर रहे थे, ठीक है ना, डेटा को ही हाइड कर रहे थे, यानी कि रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे उसका एक्सेस, ठीक है। जबकि एब्स्ट्रैक्शन में आप क्या कर रहे हो, डेटा को हाइड नहीं कर रहे, आप जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है उनको हाइड कर रहे हैं यूजर से, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो हैं उनको यहाँ पे यूजर से हाइड किया जा रहा है, डेटा को हाइड करना नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उस डेटा के ऊपर, उसको हाइड कर रहे हैं और सिर्फ एसेंशियल फीचर्स को शो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आप इसके डिफरेंस को देखें तो क्या लिखा है, बंडलिंग डेटा एंड मेथड्स इनटू अ क्लास। जबकि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स रियलिटी बाय मॉडलिंग क्लासेस बेस्ड ऑन द एसेंशियल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, ठीक है। दूसरा डिफरेंस देखिए,
ये क्या करता है, ये हाइड करता है इंटरनल डेटा को, रेस्ट्रिक्ट करता है उसका डायरेक्ट एक्सेस, अभी हमने देखा प्राइवेट बना के, और क्या प्रमोट करता है, डेटा की इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे अगर मुझे किसी एम्प्लॉय का नेम एंटर करवाना है तो यहाँ पे हमको इंश्योर करना होगा कि नेम के अंदर वो सिर्फ अल्फाबेट्स एंटर करे, तो यहाँ पे हम इंटीग्रिटी रख रहे हैं। इंटीग्रिटी क्या रख रहे हैं कि नेम के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स आएंगे, तो वो हम चेक कर पा रहे हैं मेथड के थ्रू। अदरवाइज अगर हम ये नहीं करेंगे तो नेम तो ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई ये इनपुट भी डाल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सब भी वैलिड स्ट्रिंग है लेकिन ये वैलिड नेम नहीं है, तो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं एनकैप्सुलेशन से। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि हम सिर्फ एसेंशियल फीचर शो कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड करता है ये आपको, ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवाता है, और किस पे फोकस करता है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ने कोई चीज एक्सेस करी और वो आपको मिल गई, लेकिन इंटरनली उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है वो आपका हिडन होता है। इसका की प्रिंसिपल क्या है, डेटा हाइडिंग एंड एक्सेस कंट्रोल, जबकि एब्स्ट्रैक्शन का की प्रिंसिपल क्या है, मॉडलिंग दी एसेंशियल फीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। की प्रिंसिपल आपका एनकैप्सुलेशन का है डेटा हाइडिंग एंड एक्सेस कंट्रोल, जबकि एब्स्ट्रैक्शन का क्या है, मॉडलिंग दी एसेंशियल फीचर्स। एनकैप्सुलेशन को आप क्या कह सकते हैं, एनकैप्सुलेशन में मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड कोड ऑर्गेनाइजेशन अचीव होता है। एब्स्ट्रैक्शन से आपको क्या अचीव होता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है, रीयूजेबिलिटी प्रमोट की जाती है, और सिंप्लीफाई करता है डिजाइन को। प्रमोट रीयूजेबिलिटी आपको समझ में आएगा जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, जो इसका एक और फीचर है, तब आपको अच्छे से समझ आ पाएगा कि प्रमोट रीयूजेबिलिटी, कोड की रीयूजेबिलिटी को कैसे प्रमोट किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एडवांटेजेस अगर कोई पूछ ले तो क्या होते हैं एडवांटेजेस हमारे एब्स्ट्रैक्शंस के, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है, सिक्योरिटी को इंक्रीज करेगा क्योंकि हमने इंटरनल इंप्लीमेंटेशन हाइड करके रख रखी है यूजर से, तो उस वजह से हमारी सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। रीयूजेबिलिटी हम इनहेरिटेंस में देखेंगे कैसे होती है, क्योंकि हम कोड को रीयूज कर पा रहे हैं इसलिए कोड का डुप्लीकेशन जो है वो अवॉइड होता है, और लूज करते हैं ये कपलिंग को। लूज कपलिंग का मतलब क्या है, हमने दो चीजें देखी थी जब हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा था, कोहेजन एंड कपलिंग, ठीक है, ये दो चीजें पड़ी थी। तो ये कह रहे हैं कि कपलिंग जो होती है इसमें लूज होती है और वो होनी भी चाहिए, यानी कि जो डिपेंडेंसी है बिटवीन द मॉड्यूल्स वो कम से कम होनी चाहिए, जिससे क्या हो आप पैरेलली या साइमल्टेनियसली मॉड्यूल्स पे वर्क कर सके। तो एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लूज कपलिंग भी अचीव कर सकते हैं। तो ये था सेकंड प्रिंसिपल हमारे ऊप का। अब थर्ड प्रिंसिपल हम देखते हैं जो है हमारा इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस को आप क्या समझ सकते हैं, जैसे कोई चिल्ड्रन होता है, ठीक है, उस चिल्ड्रन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, सपोज उसको कोई अगर एंगर इश्यूज है, या उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, या जो भी उसके हेयर्स कैसे हैं, ठीक है ना, उसका स्किन का कलर क्या है, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो वो इनहेरिट किससे करता है, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है, और कुछ प्रॉपर्टीज चाइल्ड की खुद की भी होती है, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है ऊप्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, आप कोड रीयूसेबिलिटी को जो है प्रमोट करते हो, उसमें आप क्या करते हो, कोई भी अगर क्लास है जो कि ऑलरेडी बनी हुई है कुछ वर्क के लिए, और हमें एक नई क्लास बनानी है जिसके अंदर भी हमें सेम ही कुछ काम करवाना है, कुछ काम जो है इस क्लास के अंदर ऑलरेडी हो रखा था, ठीक है ना, अब मेरे को एक नई क्लास की जरूरत आई जिसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स तो डालने ही हैं, बट कुछ एग्जिस्टिंग फीचर्स जो अवेलेबल हैं वो भी मुझे इस क्लास में चाहिए। तो उस एग्जिस्टिंग फीचर्स को वापस ना लिख के हम क्या करेंगे, इस क्लास को इनहेरिट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, इनहेरिट से क्या होगा, ये क्लास जो है इस क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर पाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी हालांकि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या यूज किया है, बट स्टिल आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है, फाइल्स के अंदर ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे बने हुए हैं जिनको हमें यूज करना है, यानी कि जिनके फीचर्स को हमें यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, उस एग्जाम्पल को समझते हैं, उससे आपको और इजीली क्लियर होगा। नोट्स के तौर पे मैंने यहाँ पे थ्योरी भी मेंशन करके रख रखी है, ताकि जब आप इसको रिवाइज करें तो आपको इजीली और जल्दी क्लिक हो जाए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स का मतलब है। सपोज आपके पास है एक क्लास व्हीकल, ठीक है, इस व्हीकल की प्रॉपर्टी क्या है, ये क्लास जो बनी है व्हीकल, ये आपको बताती है कि अमाउंट कितना है फ्यूल का, कैपेसिटी कितनी है उस पर्टिकुलर व्हीकल की, और उसमें आप ब्रेक्स कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो व्हीकल है, अब व्हीकल तो किसी भी टाइप का हो सकता है, व्हीकल बस भी हो सकती है, व्हीकल कार भी हो सकती है, व्हीकल ट्रक भी हो सकती है। इसी तरीके से आप क्या कह सकते हो, व्हीकल एक बाइक भी हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक और इसका
फीचर ले लेते हैं लाइक नंबर ऑफ टायर्स या नंबर ऑफ व्हील्स, ठीक है, नंबर ऑफ व्हील्स भी एक मेथड है। तो अब क्या है, जब हमने बस क्लास बनाई तो देखो बस का भी एक फ्यूल अमाउंट होता है, बस में भी एक कैपेसिटी होती है, बस के ब्रेक्स के लिए भी हम देख सकते हैं, बस में ब्रेक्स भी लगाते हैं और बस के नंबर ऑफ व्हील्स भी होते हैं, ठीक है। तो जब व्हीकल क्लास को बस क्लास जो है उसको ये सारे फीचर्स चाहिए, तो वो वापस इन फीचर्स को ना बना के क्या करेगी, इस व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर लेगी, जिससे क्या होगा, ये फीचर्स जो हैं इसको भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो अपना फ्यूल अमाउंट दे सकती है कि सपोज उसके अंदर 10 लीटर फ्यूल है, कैपेसिटी कितनी है बस की 50 पैसेंजर्स को बिठा सकती है, ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि ब्रेक्स आर इन वर्किंग कंडीशन। नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, सपोज नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ व्हील सपोज यहाँ पे 8 है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कार है, कार को भी ये सब फीचर्स चाहिए, तो उसने भी क्या करा, इसको इनहेरिट किया तो यहाँ पे इसका सपोज फ्यूल अमाउंट है 2 लीटर, कैपेसिटी जो है इसकी 4 सीटर है, ब्रेक्स जो है वो वर्किंग कंडीशन में है और व्हील्स कितने हैं इसमें 4 व्हील्स है, ठीक है। इसी तरीके से जो ट्रक है, ट्रक ने भी देखा, ट्रक ने सपोज इसका लिया तो 15 लीटर इसका फ्यूल अमाउंट है, कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी यहाँ पे 2 पैसेंजर्स की है क्योंकि बाकी पीछे तो उसके अंदर सामान लोड होता है, ब्रेक्स आर इन गुड कंडीशन और नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, सपोज कि हैवी लोडेड ट्रक है और इसके अंदर व्हील्स जो है कितने हैं 16 व्हील्स है। तो यहाँ पे देखिए मेथड तो एक ही था, है ना, मेथड तो व्हीकल्स के ही थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास उन्होंने अपने क्या करे, उन मेथड्स को इनहेरिट करके अपने फीचर्स उसके अंदर यानी कि अपनी प्रॉपर्टीज उसके अंदर डाल दी मेथड के अंदर। तो यही कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस। तो जो क्लास इनहेरिट करती है उसको हम चाइल्ड क्लास या सब क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। और जिस क्लास को इनहेरिट किया गया है उस क्लास को हम पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास भी यहाँ बोलते हैं, ओके। तो ये होता है आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अगेन इसको भी हम डिटेल में समझेंगे हमारे लेक्चर्स के अंदर आगे जाके, बट आप कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, जो लास्ट फीचर है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, वन नेम मैनी फॉर्म्स, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका प्रिंसिपल है बेसिकली देखा जाए तो, वन नेम मैनी फॉर्म्स। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है आपका स्टीयरिंग, ठीक है। अब देखिए स्टीयरिंग जो है नाम तो इसका एक ही होता है, बट इस स्टीयरिंग की जो फंक्शनैलिटी है वो डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू किस व्हीकल में ये लगा है। जैसे इस छोटी कार में लगा है तो उसका स्टीयरिंग कैसा होगा, इस वाली कार में लगा है तो उसका स्टीयरिंग अलग होगा, इस कार के लिए अलग, इस कार के लिए अलग, ठीक है, इस कार के लिए अलग और इस ट्रक के लिए अलग होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टीयरिंग तो एक ही था, नाम तो एक ही था, लेकिन उसके फॉर्म्स क्या हो गए, चेंज होते गए अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, वन नेम मैनी फॉर्म्स। इसके दो टाइप होते हैं आपके पॉलीमॉर्फिज्म के, ये आगे जाके हम इम्प्लीमेंटेशन में समझेंगे। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। हालांकि अगर जिन्होंने C++ पढ़ी है या पाइथन पढ़ी है उन्हें पता होगा स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव होगा आपका, मेथड ओवरलोडिंग से, और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव होता है हमको, मेथड ओवरराइडिंग से। बट अगर डोंट वरी आपको नहीं पता पॉलीमॉर्फिज्म क्या है तो आप चिंता ना कीजिए, हम लोग आगे जाके इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक कॉन्सेप्ट को विद इम्प्लीमेंटेशन, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं बस वैसे ही बताना चाह रही थी कि जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उसके कॉन्सेप्ट उन्हें पता होगा। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग किस किस के एग्जांपल्स हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये भी किससे क्लोजली रिलेट करते हैं, आपकी इनहेरिटेंस से। जब हम कोड लिखते हैं सुपर क्लास और सब क्लास जो भी मैंने आपको बताई थी, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका सेम सिग्नेचर यूज करके पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। तो देखेंगे कैसे होता है ये आगे। इसका एक और मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। ये गर्ल है, जैसे ये मैं मेरा ही एग्जाम्पल ले लूं, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आप यहाँ पे किस तरीके से ट्रीट कर रही हूँ अपने आप को, टीचर, ठीक है। जब मैं मेरे बेबीज के साथ होती हूँ तो आई एम अ मदर। इसी तरीके से इफ आई एम डूइंग सम टॉकिंग विथ माई फ्रेंड तो आई एम एज अ फ्रेंड, ठीक है। या फिर अगर मैं किसी शॉप पे हूँ जहाँ पे मैं कुछ परचेसिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे कैसे ट्रीट कर रही हूँ मैं अपने आप को, एज अ कस्टमर। तो ठीक है, एक ही पर्सन है लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स उसके जो है फॉर्म्स जो होते जा रहे हैं वो क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। और यही चीज क्या होती है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे आज हमने क्या देखे,
ऊप्स के प्रिंसिपल्स देखे, उसके 10 प्रिंसिपल्स यहाँ पे हमने देखे और उसके जो 4 मेजर पिलर्स हैं, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, उन चारों के बारे में समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सबसे पहले लेंगे एनकैप्सुलेशन को, ठीक है, उसको बहुत डिटेल में समझेंगे विद द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, और उसी के साथ हम देखेंगे इंपोर्ट पैकेजेस का क्या मतलब है और एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ये सब हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक यू।